हे गाइस, स्वागत है आप सभी का भटनेर आईएएस में। मेरा नेम है रिचा। ऑल ऑफ यू, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी की दुआओं से चलिए मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज के सेशन को हम न्यू सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पर हम शुरू करने जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी। सो बेसिकली हम बायोटेक्नोलॉजी में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन वहीं अगर मैं आपको ये बताऊं कि पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप सभी ने भटनेर आईएएस का ऐप डाउनलोड कर लिया है। अगर नहीं डाउनलोड किया है तो आपको डाउनलोड करना है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा डिफेंस टेक्नोलॉजी हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसका नोट्स जो है वो हम भटनेर आईएएस के ऐप में अपलोड कर देंगे, इसीलिए आपको जाकर भटनेर आईएएस का ऐप डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि सारा का सारा नोट्स आपको वहीं से मिलेगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्लस 2-3 दिन का टाइम आप ले लीजिए, सारे नोट्स का रिवीजन कर लीजिए, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाऊंगी एंड उनके आंसर्स भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, लेकिन पहले आपको लिखकर सबमिट करना होगा। देन उसके बाद फिर मैं आपको जो भी आंसर्स होंगे वो प्रोवाइड करवा दूंगी। चलिए बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो बायोटेक्नोलॉजी अगर हम बात करते हैं कि शब्द की आखिर उत्पत्ति कहाँ से हुई, यानी हमें जीव विज्ञान बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी पढ़ना है। जैसे अगर हम देखें जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो है वो जीव विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, दो वर्ड्स आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये बायोटेक्नोलॉजी देख पा रहे होंगे, तो बायो प्लस टेक्नोलॉजी दो वर्ड्स मिलकर बने हुए दिख रहे हैं। तो ये दोनों वर्ड के मिलने से ही हुई है। बायोटेक्नोलॉजी की जो उत्पत्ति है वो बायोलॉजी और यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी दो शब्दों से मिलकर बनी है। जिसे हम देखते हैं जैविक कारकों, सूक्ष्म जीवों यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसमें जंतुओं और जो पादप कोशिकाएं, इन सभी के बारे में हम डिस्कशंस करेंगे। तो जैसे ही हम देखते हैं कि ये जो सारी क्रियाएं होती हैं कि नियंत्रित उपयोग से मानव के लिए उपयोगी उत्पादों का निर्माण करने वाली जो है वो प्रौद्योगिकी। अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी में काफी सारा पोर्शन आ जाता है। जैसे कि इसमें हम अगर बात करें तो अलग अलग प्रोसेसेस, अलग अलग मेथड्स दिए हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के बारे में बताया है। जब वहीं हम अगर बात करें तो हेल्थ के बारे में बात करेंगे, इन्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे, इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो अगर हम वहीं बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ये जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभी समय यानी 1992 के आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, क्योंकि ये जो है ये छोटे छोटे फैक्ट है वो एक्चुअल में बता रही हूँ, ये हम ये कह सकते हैं कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग में आपकी डेवलप करवा रही हूँ, क्योंकि जैव प्रौद्योगिकी से हम अपना डिस्कशन स्टार्ट किए हैं तो आपको एक्चुअल में इसके बारे में पता चल जाए कि आखिर ये है क्या। तो कोई भी तकनीक जिसमें अगर हम जैविक प्रणालियों के बारे में डिस्कस करेंगे, सजीवों के बारे में डिस्कस करेंगे, वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं, कार्य करते हैं, जब हम इन सभी के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे या जो डिटेल डिस्कशन किया जाता है उसी को जैव प्रौद्योगिकी कहा जाता है। इसमें काफी सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि इसके हम अलग अलग और भी आयाम देखने को मिलते हैं बायोटेक्नोलॉजी से। जैसे जीनोमिक्स देखने को मिलता है, रिकॉम्बिनेंट जीन प्रौद्योगिकी, अप्लायड प्रतिरक्षा तकनीक, औषधीय चिकित्सा में किस प्रकार से विकास जो है वो किए गए हैं। जैसे आपने बहुत बार डायग्नोस्टिक जांच के बारे में सुना होगा, हो सकता है कभी करवाया भी हो। तो डायग्नोस्टिक जांच, ये सभी जो है ये एक तरीके की टेक्नोलॉजी है जिनका विकास जो है वो धीरे धीरे किया गया। बहुत सारी चीजों का विकास जो है वो ऑलरेडी किया जा रहा है, जैसे कि अनुवांशिक रूप से रूपांतरित यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड जीवों के बारे में बात करेंगे, क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा आपने आईवीएफ के बारे में सुना होगा, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, परख इस परख नली द्वारा शिशु का निर्माण, जीन का संश्लेषण, डीएनए के बारे में डिस्कस करेंगे, आरएनए के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको सारी चीजें बताई। बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली मैंने ये बताया आपको कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है, इसके अंतर्गत हम किस किस का अध्ययन करेंगे। आई होप आपको बायोटेक्नोलॉजी समझ में आया होगा।
अब देखिए, अगर हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, तो बायोटेक्नोलॉजी में जब हम देखते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कितनी कैटेगरी में? 4 कैटेगरी में। फर्स्ट कैटेगरी है रेड बायोटेक्नोलॉजी। ये नोट्स में लिखते जाइएगा, अपने इस चैप्टर से डिस्कशन अपना स्टार्ट करिएगा। रेड बायोटेक्नोलॉजी के बाद है ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद थर्ड नंबर पर है ब्लू बायोटेक्नोलॉजी एंड फोर्थ नंबर पर है ग्रे बायोटेक्नोलॉजी या व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी। एक्चुअल में बायोटेक्नोलॉजी को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। अब इन सभी को देख लेते हैं कि आखिर ये होती क्या है, रेड बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। सो बेसिकली जब हम रेड बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो मेनली जो है ये ब्लड से रिलेटेड होती है। जैसे रेड कलर से ही आपको समझ में आ रहा है, तो यानी ये ब्लड से रिलेटेड होती है। तो जैव प्रौद्योगिकी का चिकित्सा के क्षेत्र में जो अगर प्रयोग किया जाता है उसे रेड बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। याद रखिएगा, अगर कभी आपसे ये पूछे कि जैसे किसी भी, ये रेड बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड एनिमल्स भी हो सकते हैं, ह्यूमंस भी हो सकते हैं, तो जब भी बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाएगा तो उसे किस में कंसीडर किया जाएगा? उसे कंसीडर किया जाएगा रेड बायोटेक्नोलॉजी में। अब आ जाती है ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी और व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी। अगर हम ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रयोग है, जैसे आप देखते हैं कृषि के क्षेत्र में जो है वो ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्लोरोफिल वगैरह हम देखें, इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो जैसे प्लांट्स वगैरह हो सकते हैं, एग्रीकल्चर, सभी में आपने एग्रीकल्चर में जितने भी जो भी एग्रीकल्चर किया जाता है उसमें आपने ऑब्वियसली देखा होगा कि जो भी प्लांट्स होते हैं वो सभी ग्रीन कलर के होते हैं ना। तो जो भी बायोटेक्नोलॉजी ग्रीन जो भी बायोटेक्नोलॉजी जो है वो कृषि से संबंधित होगी तो उसे हम ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी में कंसीडर करेंगे। व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी या फिर व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी के अलावा इसे ग्रे बायोटेक्नोलॉजी भी बोला जाता है। कहीं कहीं आपको ग्रे बायोटेक्नोलॉजी भी लिखा मिलेगा। तो ग्रे बायोटेक्नोलॉजी का मेनली जो उद्योग है, उपयोग है, वो मेनली इंडस्ट्रियल पर्पस में किया जाता है। जैसे उत्पादन एवं प्रक्रियाओं में जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। जब भी औद्योगिक उत्पादन में बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा तो उसे ग्रे बायोटेक्नोलॉजी या फिर व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी बोला जाएगा। वहीं एक होती है येलो बायोटेक्नोलॉजी। या येलो बायोटेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो येलो बायोटेक्नोलॉजी में मेनली हम कंसिडर करते हैं कीटों का जैव प्रौद्योगिकी के संसाधन के रूप में जो भी प्रयोग होता है वो येलो बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। वहीं पे एक बायोटेक्नोलॉजी होता है ब्लैक और डार्क। मेनली जो है उसे 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, बट यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो 6 कैटेगरी दिखा रहे हैं। जो मेन कैटेगरी है वो 4 हैं। उसमें से कौन कौन सी हैं ऑलरेडी बताया था अभी, रेड बायोटेक्नोलॉजी, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी एंड व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी। ये जो 4 हैं ये मेन है। उसके अलावा येलो बायोटेक्नोलॉजी भी होता है एंड ब्लैक बायोटेक्नोलॉजी या फिर डार्क बायोटेक्नोलॉजी। इसमें जो है वो जो भी विकास वगैरह किया जाते हैं, जो भी संशोधित किए जाते हैं, वो जैव आतंक यानी जो बायो टेररिज्म होता है, तो बायो टेररिज्म से संबंधित जो भी प्रयोग किए जाते हैं वो ब्लैक बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। वहीं अगर हम ब्लू बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें समुद्र व अन्य जो जलीय जीव होते हैं उनसे संबंधित अगर हम बात करते हैं तो उन्हीं से संबंधित इसमें शोध वगैरह ये सारी चीज किए जाते हैं। जैसे कि ये जो है ये मेनली ब्लू बायोटेक्नोलॉजी वाटर से रिलेटेड होता है एंड वाटर में एक्वेटिक क्रिएचर्स वगैरह रहते हैं। तो बेसिकली हमने अभी आपको सिर्फ ये बताया, मैंने अभी इतनी देर में आपको सिर्फ इतना बताया है कि एक्चुअल में बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है, उसके 4 कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। अब मेनली जो आने वाले हमारे डिस्कशंस होंगे, आने वाली जो क्लासेस होंगी, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। ये टॉपिक आप लिख लीजिएगा। अब ये टॉपिक जो अभी मैं बताने जा रही हूँ आपको, ये सारे टॉपिक्स आपको काम आएंगे। फर्स्ट है रेड बायोटेक्नोलॉजी। अब रेड बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं और इन्हें आपको बिना कंजूसी के नोट्स में लिख लेना है। डीएनए पढ़ाऊंगी,
एंड आरएनए पढ़ाऊंगी। फिर डीएनए वर्सेस आरएनए की जंग पढ़ेंगे, एक्चुअल में जंग नहीं पढ़ेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे एंड क्या इनके कंपोनेंट्स हैं, क्या इनका एक्चुअल में मीनिंग है, सारी कंपोनेंट्स इनके डिस्कस करेंगे। फिर एक होता है एमआरएनए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आरडीएनए के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये सब आपको लिख लेना है क्योंकि ये सब आपको काम आएगा। सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, क्योंकि आपको इसमें ये पता चलेगा कि मेनली हम आगे आगे आने वाली क्लासेस में क्या क्या पढ़ेंगे। और आज की ही क्लास से हम फर्स्ट जो डिस्कशन स्टार्ट करेंगे वो रेड बायोटेक्नोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। तो रेड बायोटेक्नोलॉजी में वही नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो जीन एडिटिंग के बारे में पढ़ेंगे। जीन एडिटिंग में हम सब कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ क्रिस्पर और क्रिस्पर कैस9 के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले जो डिस्कशन करेंगे उसमें क्रिस्पर समझेंगे कि आखिर क्रिस्पर क्या होता है, कैस9 क्या होता है, फिर इनको एक साथ रिलेट करके पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये जो है ये एक साथ है, क्रिस्पर कैस9। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में, या जीन एडिटिंग जो आपने सुना होगा, सो उसके बारे में पढ़ेंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर जीन एडिटिंग, जीन थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जीन थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे। फिर आईवीएफ के बारे में पढ़ेंगे। यहीं पर फिर सरोगेसी भी डिस्कस करेंगे। सरोगेसी के करंट इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरीके से है, वो भी पूरा पढ़ेंगे। 3 पेरेंट बेबी के बारे में आपने सुना होगा, ये सब आपको अपने नोट्स में लिख लेना है क्योंकि आने वाली क्लासेस में हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम क्लोनिंग पढ़ेंगे, क्लोनिंग क्या होती है, किस तरीके से की जाती है। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में पूरा करंट पर्सपेक्टिव भी देखेंगे। जैसे आपने सुना होगा कि हाइब्रिड बीजों के बारे में, तो वो किस तरीके से बनते हैं, क्या उनका सारा कुछ, एंड वैक्सीनेशन पढ़ेंगे। इतना सब कुछ जो है वो हम रेड बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। आई होप आपने लिख लिया होगा, मेरे साथ ही साथ लिखते जाइएगा ताकि आपको एक्स्ट्रा टाइम ना लगे एंड मुझे एक्स्ट्रा टाइम आपको ना देना पड़े। तो ये हो गया रेड बायोटेक्नोलॉजी। अब आ जाते हैं ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी में। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पर लिखते जाइएगा, वो एक्चुअल में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा सेकंड टॉपिक, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। सो आने वाली क्लासेस में जो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे ना, वो मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ फर्स्ट क्लास में। एक्चुअल में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हमारी फर्स्ट क्लास नहीं है, बट बायोटेक्नोलॉजी की तो ये हमारी फर्स्ट क्लास है ना। तो आपके पास एक ओवरव्यू होना चाहिए कि आखिर आने वाली क्लासेस में हम आपके साथ क्या क्या पढ़ेंगे या क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो बीटी क्रॉप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एंटी इंसेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये मैं आपको इंग्लिश में इसलिए भी लिखवा रही हूँ कि इनमें एक्चुअल में होता क्या है कि काफी सारी चीजें करंट में रहती हैं, काफी सारे चेंजेस आते रहते हैं। तो एक्चुअल में कभी आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़े या सर्च करने की जरूरत पड़े, कोई भी चेंजेस आए, तो वो आपको नाम इंग्लिश में पता रहे एंड सारी चीजें जो है वो बहुत ही आसानी से नेम के साथ आपको मिल जाए। नो डाउट मटेरियल आपको हिंदी में मिल जाता है, बट बहुत सारी चीजें आप ऐसी होती हैं जो आपको सर्च करने के लिए कहीं ना कहीं इंग्लिश नेम की जरूरत होती है। उसके अलावा डिप्लॉइडिक क्रॉप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हाइब्रिड क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, लिविंग मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में, लिविंग मॉडिफाइड क्रॉप्स, फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यानी जीएम क्रॉप्स। जीएम क्रॉप्स में जितने भी तरीके के जीएम क्रॉप्स हैं वो सारा कुछ पढ़ेंगे। वहीं फिर आ जाता है हमारा ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। ब्लू बायोटेक्नोलॉजी में बेसिकली हम बायो रिमेडिएशन की बात करेंगे। फिर आ जाता है जिसमें ब्लू बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा कुछ हमें नहीं पढ़ना है। एंड फोर्थ टाइप आ जाता है वाइट बायोटेक्नोलॉजी या फिर ग्रे बायोटेक्नोलॉजी।
मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, सो आप आराम से लिखते जाइएगा। इसमें हम आईपीआर के बारे में पढ़ेंगे। आईपीआर क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में बेसिकली हम क्या क्या पढ़ेंगे? पेटेंट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आपने दवाइयों की पेटेंट के बारे में सुना होगा ना, और कॉपीराइट के बारे में सुना होगा। पेटेंट पढ़ेंगे, कॉपीराइट पढ़ेंगे, ट्रेडमार्क्स, ये सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ट्रेड सीक्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड उसके अलावा ज्योग्राफिक इंडिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। वहीं इन्हें शॉर्ट में जीआई भी बोला जाता है। जैसे आपने न्यूज़ में सुना होगा जीआई टैग के बारे में कि इस क्षेत्र में इस जगह से इन चीज़ों को जीआई टैग मिला हुआ है। जैसे बनारसी साड़ी के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन साड़ी चूंकि वो बनारसी है बट फिर भी ऑल ओवर इंडिया में इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि उसे जीआई टैग मिला हुआ है। वो कहीं ना कहीं एक स्पेशलिटी बताती है कि जहाँ पर अगर बनारसी साड़ी की बात आएगी तो कहीं ना कहीं वो बनारस में बनती है, एंड बनारस की है। तो खैर ऑनलाइन का टाइम पीरियड है, आपको हर जगह मिल जाएगी, यानी ऑनलाइन तो आपको मिल जाएगी, बट स्पेसिफिक जीआई टैग होने से होता क्या है कि वहाँ की लोकेलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, वो चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा बिकने लगती हैं। तो जीआई ज्योग्राफिक इंडिकेशंस के बारे में सुना होगा। सो ये होते क्या हैं, किस किस तरीके से प्राप्त किए जा सकते हैं। सो ये पर्टिकुलर जो है ये याद रखिएगा, किसी इंसान वगैरह को नहीं मिलते हैं, ये किसी ना किसी वस्तु वगैरह को, थिंग को, इस टाइप की चीजों को मिलता है। चलिए अब हमारा फर्स्ट टॉपिक आ जाता है डीएनए, जिसमें हमें फर्स्ट टॉपिक यानी हमें अब जो अपना डिस्कशन स्टार्ट करना है वो डिस्कशन स्टार्ट करना है रेड बायोटेक्नोलॉजी से। आई होप आप सभी लोग रेडी होंगे अपने पेन कॉपी के साथ। डीएनए पढ़ेंगे एंड आरएनए पढ़ेंगे। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? आई होप आप सभी को पता होगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। एंड डीएनए में से डीऑक्सी हटा दीजिए तो हो जाएगा आरएनए का फुल फॉर्म, यानी क्या हो जाएगा? राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगर आपको डीएनए का फुल फॉर्म याद है तो आप आरएनए को जो है वो बहुत अच्छे से, बहुत ही इजीली कैच कर लेंगे। एंड उसके अलावा एक चीज और बता दूं, अगर आपको इस क्लास में डीएनए बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो आरएनए भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि चीजें जो है वो बहुत ज्यादा रिलेट करती हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं डी ऑक्सी, डी और ऑक्सी का अगर हम मतलब देखें, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन और डी मतलब डेफिशिएंसी। वहीं आरएनए में अगर हम देखें, आरएनए में जब डिस्कस करते हैं, आरएनए की बात करते हैं, तो आरएनए जिनमें भी पाया जाता है उनके पास क्या होती है? मोर ऑक्सीजन होती है। बट डेफिशिएंसी ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन, डीएनए में अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन डेफिसिट होता है। वहीं डीएनए में अगर हम बात करते हैं तो जो डीएनए होता है उसमें जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है हायर ऑर्डर में, किसमें? एनिमल्स में। उसके अलावा जैसे अगर हम एनिमल्स में ही बात करें तो डीएनए ज्यादातर किसमें पाया जाता है? ह्यूमंस में पाया जाता है एंड टाइगर में पाया जाता है। तो अब आरएनए जो है, ये ज्यादातर आरएनए जो है ये एक तरीके का जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। तो आरएनए के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? आरएनए के एग्जाम्पल बैक्टीरिया हो सकता है एंड वायरस हो सकते हैं। सो अगर किसी भी तरीके का वायरस, जैसे अगर हम कोविड 19 की ही बात करते हैं तो कोविड 19 जो है वो इतना ज्यादा क्यों फैला? उसका रीजन ये है कि उसमें आरएनए एंड कुछ, जैसे हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया भी अगर हम बात करते हैं तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, एंड कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं या कुछ वायरस जो होते हैं, जैसे वायरस जो होते हैं ये कम्युनिकेबल होते हैं, ये काफी ज्यादा फैलते हैं।
इसीलिए कोविड-19 जो है वो एक वायरस डिसीज की अगर हम बात करें तो ये वायरस है ना। बैक्टीरिया में अगर हम बात करते हैं तो बैक्टीरिया जो है वो कुछ बैक्टीरिया हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं एंड कुछ जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए। अब जैसे अगर हम बात करते हैं जो दूध से दही बनाया जाता है तो उस दही में भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं ना, लेकिन वो बैक्टीरिया क्या होते हैं, हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। तो चलिए अब डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड से। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए। डीएनए जो होता है ये एक न्यूक्लिक एसिड होता है यानी न्यूक्लिक अम्ल होता है जो कि प्रोटीन के साथ मिलकर क्रोमोसोम्स की संरचना बनाता है। क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र की संरचना बनाता है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं डीएनए में तो जो कोशिका का केंद्रक होता है तो केंद्रक में ये धागे के रूप में इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो धागे टाइप का होता है, तो ये धागे के रूप में मेनली फैला रहता है। वहीं डीएनए की कुछ मात्रा केंद्रक के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में भी पाई जाती है। देखिए डीएनए जो है ये एक न्यूक्लिक अम्ल है यानी न्यूक्लिक एसिड है जो कि प्रोटीन के साथ मिलकर गुणसूत्र की संरचना बनाता है यानी क्रोमोसोम की संरचना बनाता है। वहीं कोशिका के केंद्र में ये जो है ये धागे के रूप में फैला रहता है। वहीं उसके अलावा डीएनए की कुछ मात्रा कुछ पोर्शन में ये जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। ह्यूमन स्ट्रक्चर आपने 8th की साइंस में पढ़ा होगा ना, साइंस की एनसीईआरटी जो है। अब जैसे ही हम ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी कवर कर लें तो उसमें हम साइंस की एनसीईआरटी भी कवर करेंगे, लेकिन अगर आपने 8th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ा हो तो उस 8th क्लास की एनसीईआरटी में उसके अलावा सेल का, एनिमल सेल का भी, प्लांट सेल का भी जैसे स्ट्रक्चर जो है वो दिया हुआ है। तो जब आपने सेल का कभी आपने स्ट्रक्चर देखा होगा तो उसमें स्ट्रक्चर में आपने सारी चीजें बहुत अच्छे से देखी होगी। भले ही आप किसी भी बोर्ड से रहे हों लेकिन 8th 9th तक तो साइंस हम सभी पढ़ते हैं, तो ये 8th 9th का ही टॉपिक है। अब मूल रूप से डीएनए जो होता है ये एक आनुवांशिक पदार्थ होता है यानी हेरिडिटरी मटेरियल होता है, जबकि जो लक्षणों यानी जो ट्रेट्स होते हैं उससे गुणों को माता या पिता से संतानों में पहुंचाने का कार्य करता हो। जैसे आपने जीन सुना होगा, जैसे बचपन में या कभी ना कभी आपने सुना होगा कि कोई भी यानी ए नाम का बच्चा है तो ए नाम के बच्चे की जैसे आंखें सुनी होंगी तो लोग बोलते हैं कि इसकी आंखें जो है वो मम्मी को गई हैं एंड इसकी नाक जो है वो पापा को गई है। इस तरीके से आपने सुना होगा ना। तो यही जो है मूल रूप से एक यानी जो डीएनए होता है वो एक आनुवांशिक पदार्थ होता है जो कि जो भी लक्षण होते हैं जैसे मदर एंड फादर के जो भी लक्षण हैं उन सभी को संतानों में पहुंचाने में हेल्प करता है। ठीक है, सो एक कार्य आपको डीएनए का और पता चला। वहीं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए जो होता है वो लंबा होता है। अब देखिए जो कोशिकाएं यानी जो सेल्स होती हैं वो भी 2 टाइप्स की होती हैं, यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। अभी इनके बारे में बताऊंगी कि यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं। तो जब हम इनके बारे में देखते हैं तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो डीएनए होगा वो लंबा होगा। उसके अलावा अशाखित तथा सर्पिलाकार, इसका शेप जो होता है वो सर्पिलाकार यानी स्पाइरल फॉर्म में होता है। जबकि प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होता है, पाया जाता है, जिनमें कि ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सर्कुलर होता है। तो डीएनए में याद रखिएगा जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें जो इसका शेप होता है वो स्पाइरल शेप होता है। वहीं उसके अलावा प्रोकैरियोटिक जो सेल होती हैं उनमें जो इसका शेप होता है वो सर्कुलर शेप में पाया जाता है। उसका अलावा इसमें जो डीएनए में जो चेंजेस होते हैं इसके स्ट्रक्चर में वो हो सकता है कि वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में भी आते जाएं। जैसे हम जीन्स बोल रहे हैं ना, जीन की बात करें तो इसमें वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन भी आ सकते हैं। अब जैसे आपने सुना होगा कि कुछ मतलब इसी ए के जो कुछ लक्षण है या कुछ बॉडी शेप में या कुछ आदतें या हरकतें जो भी कह लीजिए वो हो सकता है कि इसके ग्रैंड पेरेंट्स से भी थोड़ी बहुत मैच करती हूँ।
अब उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सिर्फ सिंपल जो है वो बहुत सिंपल है कि जीन के थ्रू होता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा हेल्प जो है वो डीएनए के थ्रू ही होता है। जैसे डीएनए में ही हम देखते हैं कि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन भी इसमें कुछ चेंजेस या कुछ सेम वेराइटीज जो पहले पेरेंट्स में या ग्रैंड पेरेंट्स में थी वो ग्रैंड चिल्ड्रन में भी देखने को मिल सकती है। डीएनए जो है ये काफी सारे न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक होता है, काफी सारे न्यूक्लियोटाइड्स ये फॉर्म कर सकता है यानी बना सकता है। वहीं डीएनए की संरचनाओं के बारे में अगर हम देखें तो डीएनए की संरचना जो होती है वो मेनली 3 टाइप्स की होती है। ये 3 टाइप्स के मटेरियल से मिलकर बना होता है। पहला जो है वो नाइट्रोजनी क्षार है, दूसरा शर्करा है, तीसरा जो है वो फॉस्फेट ग्रुप है। इसमें अलग अलग टाइप से हमें देखने को मिलता है। जैसे नाइट्रोजनी क्षार के बारे में देखें तो राइबोन्यूक्लिक एसिड हो गया, शर्करा हो गया, फॉस्फेट ग्रुप। तो अब हम देखेंगे नाइट्रोजनी क्षार के बारे में। तो मेनली जैसे कि अगर हम बात करते हैं डीएनए के, तो डीएनए में डीएनए जो है वो 3 कैटेगरीज में स्टार्टिंग में डिवाइड है। नाइट्रोजनी क्षार, शर्करा यानी पेंटोज सुगर, उसके अलावा फॉस्फेट ग्रुप। अब नाइट्रोजनी क्षार में हम देखते हैं तो नाइट्रोजनी क्षार जो है वो अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जो कि है प्यूरीन और पिरामिडीन। अब प्यूरीन एंड पिरामिडीन में अगर हम देखते हैं तो प्यूरीन जो है वो अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है एंड पिरामिडीन जो है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। प्यूरीन जो है वो एडेनिन और ग्वानिन में डिवाइड होता है, वहीं पिरामिडीन जो है वो साइटोसिन और थाइमीन में डिवाइड होता है। आगे हम शर्करा के बारे में भी बात करेंगे एंड फॉस्फेट ग्रुप के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम देखते हैं कि देखिए जो है ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो उससे पहले मैं देखिए आपको एक चीज और बताती हूँ। जब मैं एडेनिन ग्वानिन के बारे में बता रही हूँ, बस एक खाली पेज लेके चलिए यहीं पे बता देती हूँ। जब हम एडेनिन की बात करते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमीन, इसे मैं अलग क्यों लिख रही हूँ, ये 3 मैंने एक साथ लिखे, एंड यूरेसिल। अब ये जो यूरेसिल है ये एक्चुअल में डीएनए में नहीं पाया जाता है, यूरेसिल जो है वो आरएनए में पाया जाता है। लेकिन अगर हम डीएनए एंड आरएनए के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वहां पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि ये जो हो गया ये डीएनए का स्ट्रक्चर हो गया एंड ये जो स्ट्रक्चर यूरेसिल वाला हो गया ये आरएनए का स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे आप एक चीज बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर रहे होंगे कि एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन जो है वो डीएनए में भी पाया जाता है एंड आरएनए में भी पाया जाता है। अब इनमें अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इतना है कि डीएनए में थाइमीन पाया जाता है एंड अलग से अगर आरएनए की बात करें तो आरएनए में जो है वो यूरेसिल पाया जाता है। सो इनमें अगर हम बात करते हैं कि जो थोड़े थोड़े डिफरेंस हैं वो थोड़े थोड़े डिफरेंस अलग बना देते हैं। जैसे कि आगे हमने देखते हैं प्यूरीन एंड पिरामिडीन, जैसे कि आपने देखा प्रोटोज सुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप में। सो अगेन ये जो 4 वर्ड्स हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमीन, जब हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए में भी ये जो है ये 2 सेक्स में डिवाइड हो जाते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमीन। वो है प्यूरीन एंड पिरामिडीन। अब अगर हम एडेनिन एंड ग्वानिन की बात करते हैं तो एडेनिन एंड ग्वानिन जो है, यहाँ पे लिख देती हूँ साफ साफ, ये अभी इसमें लिखना कुछ नहीं है, बस आप ध्यान से सुनिएगा, बस एकदम बढ़िया ऐसे बैठ जाइए और ध्यान से बस सुनते जाइए, क्योंकि इसमें अभी लिखने लायक कुछ है नहीं। और आप ये भी सोचेंगे कि आखिर इसमें लिखना क्या है, क्योंकि मैम तो बीच बीच से सारी कहानी बता रही हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, बस आप सुनिए। एडेनिन एंड ग्वानिन जो होता है वो अगेन एक उसमें डिवाइड होता है जिसे हम कहते हैं प्यूरीन एंड एक होता है पिरामिडीन। अब पिरामिडीन में क्या होता है? साइटोसिन होता है एंड थाइमीन होता है।
तो जब हम साइटोसिन एंड थाइमीन की बात करते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं पिरामिडीन। आई होप ये छोटी सी कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया हो, क्योंकि ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आगे हम जीन वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक्चुअल में ये जो मिलकर हैं ये फॉर्मेशन ऑफ एक हेल्दी जीन बनाते हैं। उसके अलावा जब एडेनिन, याद रखिएगा कि एडेनिन जो है वो हमेशा पेयर्ड होगा थाइमीन के साथ, एंड जो साइटोसिन होगा वो पेयर्ड होगा ग्वानिन के साथ। अब उसका रीजन ये है कि देखिए यहाँ पे ये जो है ये कहीं ना कहीं जब ये इस तरीके से अपना पेयर बनाते हैं तो जो डीएनए होता है बॉडी में वो एक हेल्दी स्ट्रक्चर में वर्क करता है एंड वो एक हेल्दी स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए जैसे कि अभी मैं यहाँ पे बताती हूँ। अब ये जो है ये आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, डीएनए का स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसमें से आप ये जो है ग्वानिन, साइटोसिन, साइटोसिन ग्वानिन का कॉन्सेप्ट जो है वो देख पा रहे। यहाँ पे ग्वानिन, साइटोसिन, साइटोसिन, ग्वानिन, तो इस टाइप से ये जो है ये स्ट्रक्चर है। अब ये जो सारे हैं ये क्या है, डीएनए का बेस पेयर है। अब यहाँ पे बात करते हैं ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन एंड एडेनिन। ये जो सारे हैं ये नाइट्रोजिनस बेस हैं। जैसे मैंने अभी ही बताया था कि ये जो है डीएनए जो होता है वो नाइट्रोजिनस बेस होता है। उसके सारे कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, थाइमीन होता है, एडेनिन होता है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था डीएनए अनेक न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक होता है। ठीक है, ये लाइन अभी आपको अच्छे से याद होगी ना, ये मैंने बताई थी। तो मेनली जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स बेसिस होते हैं इसके, ये सारे जो है इसके बेस पेयर होते हैं। एंड ये जो है जैसे हम बात करें ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है पूरा, इस स्ट्रक्चर को सुगर फॉस्फेट बैकबोन बोला जाता है। अब मान लीजिए कि इसमें होता क्या है कि अगर यहाँ पे ये सारे जो हैं ये सारे एक तरीके से स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर है ये डीएनए का, ये एक अरेंज्ड फॉर्म में है। बट मान लीजिए कि यहाँ पे हो क्या जाए, जैसे आप यहीं पे ही अगर हम बात करें, ये जो है ये बेस पेयर है, ये ग्वानिन है। अब ये जो सारे पेयर होते हैं ये डिसाइडेड होते हैं। जैसे पेयर की बात करें, जो एडेनिन होता है वो थाइनिन से कनेक्टेड होता है, ग्वानिन जो होता है वो साइटोसिन से कनेक्टेड होता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाए, मान लीजिए कि ये जो थाइमीन है ये किससे कनेक्टेड हो जाए, ग्वानिन से कनेक्टेड हो जाए, जो कि पेयर क्या है जस्ट अपोजिट हो रहा है, जो कि गलत हो रहा है। तो आपने किसी ना किसी को सुना होगा कि उसे ना जेनेटिक डिसऑर्डर है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स है। तो अब वो प्रॉब्लम जो है वो इसी तरीके से होती है कि अब ये जो सारे बेस पेयर हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जिसके कारण बॉडी जो है वो सही तरीके से वर्क करती है। बट अगर ये आगे पीछे हो जाएं या एक्सचेंज हो जाएं या अलग अलग उसमें हो जाएं, तो वहीं पे कहीं ना कोई जो है वो शरीर में प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। सो ये जो है ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा। वहीं जो आरएनए होता है, जो डीएनए होता है वो इस टाइप से हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। हेलिकल स्ट्रक्चर इसे बोला जाता है, जैसे ये इस तरीके से है। सो ये क्या है, हेलिकल स्ट्रक्चर है। सो डीएनए बेसिकली जो होता है वो हेलिकल स्ट्रक्चर में होता है। वहीं अगर हम आरएनए की बात करें कि आरएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, सो आरएनए का स्ट्रक्चर जो होता है वो सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है। अभी मैं आपको बना के भी दिखा देती हूँ कि किस टाइप से होता है। सो बेसिकली डीएनए का जो स्ट्रक्चर सॉरी आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, जैसे आप इस तरीके से देख सकते हैं। आरएनए जो होता है वो इस टाइप से होता है, इसी को सर्कुलर स्ट्रक्चर बोला जाता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर। ठीक है, सो ये जो होता है ये मेनली उसका आरएनए का स्ट्रक्चर होता है। अब बात करेंगे डीएनए रेप्लिकेंट्स के बारे में, रेप्लिकेशन के बारे में, यानी डीएनए प्रतिकृति। आखिर ये डीएनए प्रतिकृति क्या होता है। वहीं अगर हम बात करें उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ये आपने इमेज देखी, तो इमेज में सारी चीज एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन ये सब भी बताया था। तो एडेनिन और थाइमीन के बीच 2 हाइड्रोजन बंध और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच जो होते हैं वो 3
हाइड्रोनिक बंध होते हैं, यानी हाइड्रोलिक बॉन्ड जो आपने सुना होगा वो होते हैं। वहीं एडेनिन और थाइमीन जो होते हैं उनके आपस में केवल एक ही बंध बना सकते हैं। वहीं अगर साइटोसिन और ग्वानिन जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ भी बंध बना सकते हैं, उसमें भी एक दूसरे के साथ भी ये मिक्स हो सकते हैं, उसमें किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अब आ जाती है डीएनए प्रतिकृति। आखिर ये डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है? तो डीएनए प्रतिकृति जो होती है यानी डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जो सभी सजीवों में से संपन्न होती है, उनके डीएनए की प्रति बनाती है। यानी कि मान लीजिए कि किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है, जो भी सजीव हैं तो उनमें संपन्न होती है और उनके डीएनए की एक कॉपी बना लेती है। प्रति का मतलब है कि एक उनके डीएनए की कॉपी बना लेती है। और इंटरफेस के दौरान डीएनए की प्रतिकृति जो है वो जैविक वंशानुक्रम के आधार पर होती है, जबकि जो युग्मित डीएनए होता है, युग्मित डीएनए का अणु जो होता है वो दूसरे अणु के एक समान दो प्रतिकृतियां उत्पन्न कर सकता है। यानी इसमें देखिए बहुत ही आसान भाषा में समझिए कि होता क्या है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम कर दिया, ये ए नाम का व्यक्ति है, ये बी नाम का व्यक्ति है। अब इस ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति का मर्डर कर दिया। अब यहाँ पे हो क्या सकता है कि मान लीजिए कि बी नाम के व्यक्ति पर इसने जो ए नाम के व्यक्ति है इसने इसके एकदम हेड पे, यहाँ पे फोर हेड में रखकर एकदम गन चलाई मर्डर करने के लिए। तो हो सकता है कि अब ये जो ए नाम का व्यक्ति है ये काफी ज्यादा चालाक होशियार रहा हो, तो ये सारे सबूत मिटाने की कोशिश करे कि इन फ्यूचर कभी फंस ना पाए। तो अब ये जो बी नाम का व्यक्ति है, अब इसे कोई मार रहा है तो अपनी लाइफ के लिए, चाहे वो ह्यूमंस हो या एनिमल्स हो, हर कोई स्ट्रगल करता है। तो हो सकता है बी नाम का व्यक्ति भी करे स्ट्रगल। अब ये जब बी नाम का व्यक्ति स्ट्रगल करेगा तो हो सकता है कि उसका अगर बॉडी पकड़ में आ जाए तो बॉडी खींचने की कोशिश करे, या अगर वो गन पॉइंट पे रखे तो उसका बाल वगैरह खींचने की कोशिश करे। हो सकता है कोई भी पार्ट हो सकता है। तो अब इस बी नाम के व्यक्ति ने मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का हेयर ही है, जो ए नाम का व्यक्ति है उसके क्या किया कि जब ये मार रहा था ए नाम का व्यक्ति तो उसे खींच रहा था, तो उसके कुछ हेयर, दो चार हेयर ही इस व्यक्ति के, बी नाम के व्यक्ति के हाथ में रह गए वो हेयर। तो अब इसमें होगा क्या कि जब भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, जब ये इस बात का पता चलेगा, हो सकता है ए नाम के व्यक्ति ने सारे सबूत मिटा दिए हों, लेकिन जल्दी जल्दी में, हड़बड़ी में वो हेयर्स इसी बी नाम के व्यक्ति के हाथ में रह गए। तो अब ये जो हेयर बी नाम के व्यक्ति के हाथ में रह गए, जब पुलिस आएगी इन्वेस्टिगेशन करेगी तो इनका हेयर्स के थ्रू उस व्यक्ति की डीएनए टेस्टिंग की जाएगी। अब इसमें सारी चीजें एक साथ नहीं पता की जा सकती हैं, इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगता है, बट हाँ पता जरूर किया जा सकता है। अब उसके डीएनए को कॉपी करके टेक्नोलॉजी का काफी ज्यादा विकास हो चुका है, तो उसकी एक और प्रतिकृति विकसित की जा सकती है, वो सारे थानों में इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजे जा सकती है। एंड फिर उस तरीके से, अब जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति डायरेक्टली पकड़ा जाए, अब कुछ चीजें और भी हो सकता है वो की जाए। तो इसी टाइप से डीएनए जो है उसमें से कुछ और भी हरकतें जो है वो काफी सारे व्यक्तियों की मैच कर रही हूँ, तो उन काफी सारे व्यक्तियों में भी इन्वेस्टिगेशंस की जा सकती है। तो इसी को जैसे मेनली कहते हैं प्रतिक्रिया उत्पन्न करना। तो कोई भी मर्डर वगैरह केस हो जाते हैं, कुछ इस तरीके के केसेस हो जाते हैं, तो ये जो डीएनए प्रतिकृति यानी जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो मेनली हेल्प करता है। वहीं मूल युग्मित में डीएनए अणु के प्रत्येक धागानुमा संरचना की उत्पत्ति के लिए एक काफी हेल्पफुल कार्य कर सकता है, क्योंकि कोई भी जो कोशिका होती है उसके स्थान पर डीएनए प्रतिकृति प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ होती है। उसके अलावा फिर धीरे धीरे डीएनए जो होता है वो डीएनए ऑलरेडी धागे नुमा संरचना में होता है, तो उसका जो डीएनए को पृथक्करण करके थोड़ी थोड़ी तोड़ करके उसमें चेंजेस किए जाते हैं और एक धागे नुमा संरचना का विकास किया जाता है, जिसे बोला जाता है प्रतिकृति शाखा या फिर रेप्लिकेशन फॉर्क बनाया जाता है, जो कि इस शाखा में कुछ प्रोटीन जुड़े होते हैं और इन्हीं प्रोटीन की हेल्प से ही डीएनए संश्लेषण में मदद की जाती है बनाने में। वहीं ये जो धागा नुमा संरचना होती है इसी के साथ में
न्यूक्लियोटाइड्स जोड़कर जो है वो डीएनए पॉलीमरेज करके जो है वो नए डीएनए विकसित किए जाते हैं, ताकि किसी भी व्यक्ति को या जैसे कि कोई वही व्यक्ति है उसकी खोज में आसानी हो सके। तो ये इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है जो कि हेल्प करते हैं। आई होप थोड़ा टिपिकल कॉन्सेप्ट था बट समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अभी हमने पढ़ा डीएनए के बारे में कि डीएनए क्या होता है, किस तरीके से हेल्प करता है, क्या उसमें हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे आरएनए के बारे में। तो अब हम बेसिकली डिस्कस करेंगे आरएनए के बारे में। आरएनए का फुल फॉर्म मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। अब ये जो है ये आरएनए की कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में बिखरा रहता है। अब ये जो होता है ये एकल कुंडलित यानी सिंगल स्टैंडर्ड संरचना होती है, जो कि मुख्य रूप से प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेता है। मेनली जो है वो आरएनए प्रोटीन निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसमें भाग लेते हैं। अब वहीं पर डीएनए जो थे वो एक आनुवांशिक पदार्थ है यानी हेरिडेटरी मटेरियल थे, बट जो आरएनए होते हैं ये गैर आनुवांशिक पदार्थ होते हैं यानी नॉन हेरिडेटरी मटेरियल होते हैं, जो कि कुछ विषाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करते हैं। जैसे कि टोबैको मोजेक वायरस जो टीएमवी वायरस है वो बेसिकली नॉन हेरिडेटरी मटेरियल से ही बना होता है, जो कि ये जो विषाणुओं में जैसे जो टीएमवी वायरस है विषाणु है ये मेनली आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य कर रहा है। अब आरएनए जो होता है इसे अगेन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। 3 कैटेगरीज जैसे मैसेंजर आरएनए आपने सुना होगा, जो कि मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको एमआरएनए लिखवाया था। राइबोसोमल आरएनए यानी जो आरएनए लिखवाया था। वहीं उसके अलावा ट्रांसफर आरएनए जो टीआरएनए लिखवाया था। ये सभी जो है ये आरएनए होते हैं जो कि 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, जो कि स्टार्टिंग में मैंने आपको लिखाया था। तो चलिए अब देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं। तो बेसिकली अगर हम उनके बारे में बात करते हैं यानी कि मैसेंजर आरएनए के बारे में, फर्स्ट जो है वो मैसेंजर आरएनए के बारे में देखते हैं। तो ये जो होता है ये एक्चुअल में एक वर्ड यहाँ पे कट गया है, एमआरएनए कट गया है। एमआरएनए यानी मैसेंजर मैसेंजर आरएनए को हिंदी में भी मैसेंजर आरएनए ही बोला जाता है, एमआरएनए। ये जो होता है ये डीएनए में अंकित सूचनाओं को प्रोटीन संश्लेषण स्तर पर ले जाने का कार्य करता। मेनली जो है जो भी हमारी जो भी बॉडी होती है उसमें जो प्रोटीन सिंथेसिस साइट्स होती हैं, तो मैसेंजर आरएनए जो है वो बॉडी को एक तरीके से मैसेज देने का कार्य करता है। सो यहाँ पे मेनली जो है ये प्रोटीन संश्लेषण स्थल तक लाने का कार्य करता है। वहीं राइबोसोमल आरएनए की यानी जो आरएनए की बात करते हैं, तो इसका निर्माण जो है वो केंद्रिका यानी जो न्यूक्लियस होता है, तो आरएनए का निर्माण जो है वो केंद्रिका में होता है। वहीं यह कोशिका में उपस्थित समस्त आरएनए जो होते हैं, जितने भी आरएनए होते हैं, सो ये जो सेकंड वाला पार्ट है वो अप्रोक्स पूरी बॉडी में 80% जो होता है वो यही प्रेजेंट होता है। इसका मुख्य कार्य जो है वो राइबोसोम के संरचनात्मक संगठन में सहायता प्रदान करना है। बॉडी में जो स्ट्रक्चर है वो सही ढंग से बन पाए। सो मेनली इसका कार्य जो होता है वो एमआरएनए का वो यही होता है। उसके बाद नेक्स्ट होता है ट्रांसफर आरएनए यानी टीआरएनए। ये जो है ये सभी आरएनए में सबसे छोटा है। इसका मुख्य कार्य जो होता है वो अमीनो अम्ल को प्रोटीन संश्लेषण स्थल तक पहुंचाना होता है। तो बेसिकली आरएनए अभी हमने डिस्कस किया 3 टाइप्स में डिवाइडेड होता है, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, आई होप छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बहुत ज्यादा नहीं है इसमें, बहुत ज्यादा कुछ टिपिकल भी नहीं है, तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये अब बेसिकली आरएनए की जब हम बात करते हैं, जैसे हमने डीएनए के स्ट्रक्चर की बात की, तो डीएनए का स्ट्रक्चर जो था वो इस टाइप से था, बट ये जो था ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था। बट यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं
ये सिंगल स्ट्रक्चर है, इसमें इस तरीके से कुछ भी नहीं वो यूज किया गया है। इसमें जैसे उसमें डबल स्ट्रक्चर दिख रहा था, लेकिन ये जो है ये सिंगल स्ट्रक्चर है। तो ये किस तरीके से है, तो बेसिकली ये जो है, ये अंदर वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये बेसिकली सुगर फॉस्फेट बैकबोन होता है। ये इस तरीके के जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको स्टार्टिंग में, ये जो सारे स्ट्रक्चर ये नाइट्रोजनस बेस होते हैं। और ये तो आपको ऑलरेडी पता चल रहा है, एडेनिन है, यूरेसिल होता है, ये ग्वानिन होता है, एंड ये साइटोसिन होता है। ये इस टाइप से स्ट्रक्चर देखिए आप, ये इस टाइप से स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है। टीआरएनए की संरचना में अगर हम जानते हैं तो काफी एक जीव वैज्ञानिक है H.G. खुराना, उन्होंने सबसे ज्यादा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके इसी योगदान के लिए उन्हें नीरेन बर्ग तथा रॉबर्ट होले के साथ संयुक्त रूप से 1968 में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। इतनी कहानी है। अब उसके बाद मैं पहले आपको जीन बता देती हूँ, जीन होता क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, क्योंकि उसके बाद हम जीनोम वगैरह के बारे में भी देखेंगे ना, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आखिर जीन होता क्या है। वैसे बहुत सारे लोगों को पता होगा कि जीन क्या होता है, बट कोई बात नहीं, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि जीन होता क्या है। सो जीन जो है ये एक आनुवांशिक इकाई है। जीन जो है ये डीएनए का एक छोटा सा भाग होता है जो कि किसी एक स्पेसिफिक कार्य के लिए हम कह सकते हैं कि बॉडी में होता है। विषाणु में जो डीएनए और आरएनए होता है ये उससे मिलकर बना होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका वाले जो जीन होते हैं उनमें सिर्फ यूकैरियोटिक सेल वाले जो जीव हैं वो ओनली डीएनए में पाए जाते हैं। बट ह्यूमन जो जीनोम प्रोजेक्ट है उसके अनुसार ऐसा माना गया है कि लगभग जो है वो 30,000 जीन्स जो हैं वो एक व्यक्ति के अंदर जो हैं वो पाए जाते हैं। अब मेनली जीन जो है वो होता क्या है कि कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हो सकते हैं। जीन जो है वो उससे एक वंश से दूसरे वंश में यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा सकते हैं। जैसे कि कैसे, मान लीजिए कि कोई भी बॉडी का कोई भी स्ट्रक्चर जैसे नाक, कान, आंख या कुछ भी हो सकता है जो कि आपकी मदर की भी वैसी हैं तो आपकी भी वैसी हैं, या आपके फादर की वैसी हैं तो आपकी भी वैसी हैं। हो सकता है कि जो आपके बच्चे हों उसमें भी कुछ उस तरीके के जीन्स जो हैं वो उस तरीके की कुछ आदतें हैं वो देखने को मिले। अब वहीं एक कॉन्सेप्ट होता है जेनेटिक कोड का। अब ये जेनेटिक कोड आखिर क्या होता है वो देख लीजिए। तो जब हम जेनेटिक कोड के बारे में देखते हैं तो जेनेटिक कोड जो है बेसिकली वो डीएनए जो है ये एक द्विकुंडलित संरचना है, यानी डबल स्ट्रक्चरल जो जेनेटिक कोड होता है ये डबल स्ट्रक्चरल संरचना होती है। इसी संरचना में अगर हम बात करें कि जो जो हमारा एक लाइफ साइकिल होता है वो जेनेटिक कोड से ही रिलेटेड होता है। अब इसमें जो है वो 4 फैक्टर्स मेनली होते हैं। एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और थाइमीन होता है। अब इन्हीं को अगर हम देखें कि इन्हीं 4 वर्ड्स को एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमीन, यही जो 4 वर्ड हैं इन्हीं को मिलाकर हमारी बॉडी में पूरे 64 अक्षर बनते हैं। यानी जो यही सिर्फ एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन है इन्हीं को मिलाकर जिसे हम कहते हैं 64 अक्षर बनेंगे, और जिन्हें की कूट लैंग्वेज में यानी आनुवांशिक संहिता यानी जो जेनेटिक कोड वर्ड है उसी में अगर हम देखते हैं यही जो है ये 64 वर्ड्स बनते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि मेनली जो है प्रत्येक संयुक्त अक्षर यानी जो डीएनए के क्षारों के जो ट्रायोड होते हैं उसमें अमीनो अम्ल का निर्धारण होता है जो कि जीवन का आधार होते हैं, यानी जो ह्यूमन लाइफ होती है सो बेसिकली उसका एक आधार होते हैं, या कह सकते हैं कि एक इसी के एक बैकबोन होते हैं। सो जेनेटिक कोड अब जैसे कैसे हो सकता है, बेसिकली अगर हम बात करें, मैं एक एग्जांपल दूं
एडेनिन टू ग्वानिन हो सकता है, ग्वानिन टू एडेनिन हो सकता है। इस तरीके से एक पूरा जो है वो स्ट्रक्चर 4 4 5 5 टाइम्स जो है वो चलता है। एंड बॉडी में ये एक प्रोसेस है जो रिपीट होता रहता है। तो एक्चुअल में ये जो टोटल कोड है ये 64 अक्षर इससे बनते हैं, यानी ये जेनेटिक कोड है जिसमें से संयुक्त रूप से 64 अक्षर बनते हैं। तो ये है जिसमें आज की क्लास बेसिकली जिसमें हमने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा, उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी कितने टाइप्स की होती है वो पढ़ा, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, रेड बायोटेक्नोलॉजी, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी एंड वाइट या ग्रे बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद हमने अपना डिस्कशन जो है वो डीएनए एंड आरएनए से डिस्कस स्टार्ट किया, जिसमें हमने डीएनए भी डिस्कस कर लिया, आरएनए भी डिस्कस कर लिया कि आखिर ये होता क्या है। अब जो आने वाली जो हमारी क्लासेस होंगी उसमें हम आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में बात करेंगे कि आखिर आरएनए इंटरफेरेंस होता क्या है, इंडिया में ये क्यों इम्पोर्टेंट है, कुछ और भी टेक्नोलॉजीज का विकास हुआ है उन टेक्नोलॉजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जीनोम के बारे में पढ़ेंगे कि जीनोम क्या होता है, जेनेटिक पैटर्न के बारे में आखिर काफी सारी चीजें अभी आएंगी। उसके अलावा कुछ फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जीन के, जीनोम के, डीएनए के, किस तरीके से होता है, आखिर क्या हो सकता है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग देखेंगे। सो आगे आने वाली क्लासेस में ये सारे टॉपिक्स हम बेसिकली डिस्कस करेंगे। उसके लिए तब तक मैं अगेन बोल रही हूँ भटनेर आईएएस का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि सारा मटेरियल मिल जाएगा। प्लस हमारी यूट्यूब वाली क्लासेस को आपको लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। एंड जो क्लासेस आपको नहीं मिल पाती हैं यूट्यूब में उसके लिए आपको भटनेर आईएएस का ऐप डाउनलोड कर लेना है क्योंकि भटनेर आईएएस के ऐप में वो क्लासेस आपको मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।